अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने बॉटनी का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और हम डिटेल सॉल्व करेंगे, यानी सारे एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने बॉटनी के पेपर पैटर्न की और मार्किंग क्राइटेरिया की, सो द वेरी फर्स्ट आपको जो पैटर्न दिया जाएगा वो सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एमसीक्यूज का जो पेपर होता है वो स्टार्ट के 15 मिनट या लास्ट के 15 मिनट्स में दे दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना 15 मिनट्स, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि लास्ट के 15 मिनट में जो टीचर हैं आपकी जो होंगी वहाँ पर, वो आपको लास्ट के 15 मिनट में एमसीक्यूज का पेपर दे देंगी, ठीक है? अच्छा, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के हैं? एमसीक्यूज आपके 9 मार्क्स के हैं, ठीक है? एक एमसीक्यूज आपका हाफ मार्क्स का है, ठीक है? तो आप 2 एमसीक्यूज सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल आपको 18 एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स का 1 एमसीक्यूज है, सही है? अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके इस साल के पेपर में ज़्यादातर चांसेस है कि ई मार्किंग हो, ई शीट दी जाए, तो उसका जो कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आएगा और किस तरीके का होगा, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे, सही है? अच्छा, अब हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी, सेक्शन सी को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन बी में आपको दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये टोटल 18 मार्क्स का है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है। और यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है सेक्शन बी और सी को अटेम्प्ट करने के लिए, वो है 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट ये हो गए और 15 मिनट्स आपके हो गए भई एमसीक्यूज़ वाले, सही है? अच्छा, यहाँ पर आपको जो नंबरिंग दी गई है इसकी सेक्शन बी की, वो है 36। 36 का आपका सेक्शन बी का जो पार्ट है वो होगा, सही है? यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे लिखा है आंसर ऑल पार्ट क्वेश्चन, यानी कि इस पार्ट में से आपको तमाम सवालात करने हैं, ठीक है? ऑल पार्ट क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और तमाम पार्ट कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, ठीक है? अब अगर हम नंबरिंग देखें तो टोटल आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सही है? चॉइसेस पर बाद में आएँगे, पहले इसकी मार्किंग क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो 9 सवाल दिए गए हैं और टोटल 18 हैं, व्हिच मीन्स कि आपका जो एक आंसर है ना वो 2 मार्क्स का है, सही है? तो एक आंसर आपका 2 मार्क्स का है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें चॉइसेस की, तो अमूमन पहले चॉइसेस कैसे आती थी कि आपको 12 सवाल अगर दे दिए गए तो कहा जाता था इसमें से 8 अटेम्प्ट करना है या 9 अटेम्प्ट करना है, राइट? यहाँ पर चॉइसेस कुछ इस तरह दी गई है कि आपको हर सवाल में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना वो ऑप्शन दिया गया है और करके, कि जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया पे शॉर्ट नोट याद है तो आप वो कर लो, अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लास्टिड पे अटेम्प्ट कर लो। तो अब चॉइस इस तरीके से है। दूसरा सवाल में कोई चॉइस नहीं है, वो हमारे पास है डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ नाइट्रोजन और पोटेशियम इन प्लांट। तीसरे सवाल में भी कोई चॉइस नहीं है, चौथे में भी नहीं है। पांचवें सवाल में चॉइस है। पांचवें सवाल में एक में पूछा गया है व्हाई वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल, और करके लिखा हुआ है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडिकल सेक। तो इनमें से आपको कोई एक करना है, सही है? तो इस तरीके से आपको चॉइस दी गई है। अच्छा, चॉइस भी काफ़ी अच्छी है तो उसके हवाले से परेशान नहीं होना है। चॉइस अच्छी खासी दी गई है, इंशाल्लाह आप इसमें से अटेम्प्ट कर लेंगे, सही है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे चॉइस दी गई है ना, 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों रीज़निंग क्वेश्चन्स हैं। रीज़निंग क्वेश्चन का मतलब होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी वजह पूछी गई है। एक है हाउ करके और एक है व्हाई करके, सही है? तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो सवाल अगर हों तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे सिर्फ़ आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करना है, बल्कि हेडिंग ज़रूर लगानी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सिर्फ़ 5 लिख देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इनमें से बताना, क्लियर डिस्क्राइब करना कि आप कौन-सा अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप लाइसोसोम वाला कर रहे हो एक्सप्लेन, तो आपने हेडिंग लगानी है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडिकल सैक। और उसके अलावा अगर आप पहला वाला कर रहे हो कि आप व्हाई हाउ वायरस सर्वाइव, तो आपने लगाना है वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल, सही है? तो इस तरीके से हेडिंग लगा के आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ताकि क्लियरिफिकेशन मिल जाए, चेकर को आसानी हो जाए, ठीक है? और पेपर प्रेजेंटेशन भी इस तरह अच्छी लगती है। सेक्शन सी में आते हैं, तो सेक्शन सी में आपका जो अ, सेक्शन सी में जो डिटेल आंसर क्वेश्चन है वो टोटल 18 मार्क्स का है, 18 नंबर का है, व्हिच मीन्स के आपका जो एक सवाल है ना वो 9 मार्क्स का है, ठीक है? 9 नंबर का है। तो 9-9 18, तो यहाँ पे जो 2 सवाल हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और एक सवाल कितने नंबर का क्या है? 9 नंबर का है, सही है? तो 9 मार्क्स के लिहाज से आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा, सही है?
अक्सर क्या करते हैं, सेक्शन सी का जो आंसर होता है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा छोटा लिख देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अगर डायग्राम मेंशन है तो लाजमन डायग्राम बनानी है। अगर डायग्राम नहीं है तो फिर ये डिपेंड करेगा सवाल पे सवाल किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है? फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, नीड हो, तो फिर आपने छोटी-सी डायग्राम बना देनी है, तो वो आपके आंसर को अच्छा खासा कवर कर देगा। सही है? बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पर टोटल आपको 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल में लिखा है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ लेबल डायग्राम, और करके दूसरा सवाल दिया गया है डिफाइन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद द लेबल डायग्राम। सही है? तो आपको यहाँ पे टोटल 3 ही सवाल दिए गए हैं, लेकिन अगर हम चॉइसेस के लिहाज से देखें तो आपको आई गेस 5 सवाल दिए गए हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि आपको 5 सवाल दिए गए हैं चॉइसेस के अकॉर्डिंग, तो आपने इनमें से 5 में से 2 करना है, ठीक है? काफ़ी अच्छी चॉइस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वो तमाम सवालात दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे लाइव क्लास में, ठीक है? और ये सवाल सारे सवाल जो है ना वो गेस्ट पेपर में भी मौजूद है, और मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी गेस्ट पेपर में है। तो गेस्ट पेपर से तैयारी आपने लाज़मन करनी है, सही है? अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो आपको अब तक गेस्ट पेपर आई होप फराहम कर दिए गए होंगे, और अगर आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आपको इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भेज दिए जाएँगे। अगर आप हमारे क्रश ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल फराहम कर दी जाएगी, सही है? अब हम इसको सॉल्व करने शुरू करते हैं, ठीक है? वीडियो थोड़ी लेंथी है बट ट्रस्ट मी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करने लगे हैं, और ये मॉडल पेपर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जा रहे होते हैं, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि सवाल किस तरह पूछे जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहला लिखा है एमसीक्यूज़, ऑर्गेनेल्स अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। अब वो तमाम ऑर्गेनेल्स डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ के जो कि डीएनए कंटेन करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का अपना डीएनए, राइट? तो न्यूक्लियस के अलावा वो कौन से ऑर्गेनेल हैं जो कि डीएनए को कंटेन कर रहे होते हैं? तो आगे 3 ऑर्गेनेल्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। क्योंकि लिखा हुआ है ए में 1 ओनली यानी कि राइबोसोम्स, बी में लिखा है 2 ओनली यानी कि क्लोरोप्लास्ट, सी में लिखा है 2 एंड 3 यानी 2 में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और 3 में है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में लिखा है 1 एंड 2 यानी राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बेसिकली राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि 2 एंड 3। तो क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, ठीक है? और इसका रीज़न जो है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एटीपी को जनरेट करती है, तो यहाँ पर इसको अपने डीएनए की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अमल में ला रहे होते हैं, इनके भी अपने डीएनए होते हैं जो कि कमांड्स दे रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। दूसरे एमसीक्यूज़ में क्या लिखा हुआ है? दूसरे एमसीक्यूज़ में लिखा है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके दौरान? सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 2 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल वो बनेंगे सिट्रिक एसिड के दौरान, सही है, साइकिल के दौरान। अगला जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है उसमें पूछा गया है द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो कहाँ से आ रहा होता है? तो वो बेसिकली आ रहा होता है वाटर से, सही। नाउ नंबर 4 एमसीक्यूज में लिखा है बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ। बैक्टीरियोफेज यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज ये निकल जाता है, बच जाता है, एस्केप हो जाता है होस्ट सेल से किस एक्टिविटी के दौरान? तो लाइसोम्स के दौरान जो है, ये जो लाइसोमेज है उसके दौरान निकल जाता है, सही है, यानी कि जब लाइसोसोम्स के एंजाइम बनते हैं उस दौरान ये निकल जाता है, सही है। नाउ नंबर 5 में पूछा गया है व्हेन हैबिट कम हार्ड बिकम्स हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट इट्स डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया इनिशिएटेड। जब बेसिकली हार्श और न्यूट्रिएंट्स एग्जॉशन होती है तो कौन से बैक्टीरिया की डेवलपमेंट इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है? तो इंडोपोर्स की, सही है। अच्छा, नंबर 6 एमसीक्यूज में लिखा है अमेबा स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम, सही है। नाउ नंबर 7 एमसीक्यूज में लिखा है सब डिवीजन ऑफ जो हमारे पास टेरोफिटिया है ये डज नॉट कंटेन करेगा ट्रू रूट एंड लीफ। अब यहाँ पर ये प्लांट के टाइप है जो कि ट्रू रूट लीव्स कंटेन नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, ठीक है, फ्लोस्फो
जो हमारे पास साइडा है उसकी जो आप ट्रू रूट्स की बात करो या लीव्स की बात करो तो वो ट्रू लीव्स या ट्रू रूट्स कंटेन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आती है ताकि ये बेसिकली जो ग्लूटेशन या ट्रांसपायरेशन जो परफॉर्मेंस है इसको बासानी अमल में ला सकें, सही है? अच्छा, इसके अलावा नंबर 8 एमसीक्यूज़ में लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास क्या है? वर्नलाइजेशन है, सही है? अब ये जो वर्नलाइजेशन है ये बेसिकली कोल्ड ट्रीटमेंट में होती है, किसमें? फ्लावरिंग प्रमोशन में, सही है? इन्वॉल्व होती है इसके प्रोसेस में। ग्लूटेशन अकर थ्रू ग्लूटेशन अकर हो रहे होते हैं हाइड्रो नोड्स के जरिए, ठीक है? जो हाइड्रो थॉड्स होते हैं, यानी अगर हम बात करें लीव्स की, एक सेकंड, अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स के बैक साइड पे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, सही है? जो कि ट्रांसपायरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो नोड्स होती हैं उनकी मदद से क्या हो रही है? ग्लूटेशन हो रही होती है, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जब निकाला जा रहा होता है, सही है? क्लियरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज, जो क्लियरिटी ऑफ इमेज है उसको हम क्या कहेंगे? तो हमारे पास कहलाएगी रेज़ोल्यूशन, सही है? ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, तो वो तमाम ऑर्गेनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? फोटो रेस्पिरेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अच्छा, इसके एमसीक्यूज़ को हम एक बार देखते हैं उससे। वैसे तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स के नाम होने चाहिए थे। एमसीक्यूज़ नंबर क्या है? एमसीक्यूज़ नंबर 11, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मॉडल पेपर में है या। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 3 है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनल्स की जगह। ये टाइपिंग का एरर है, प्रिंटिंग का एरर हो सकता है। मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आएगा, सही है? अगले एमसीक्यूज़ में आते हैं। आप अपनी बुक से भी एक बार इसको रीचेक कर सकते हो अगर बुक में ये मौजूद हो तो, सही है? अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है स्ट्रक्चर सिमिलर देन वायरस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विथ सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स कॉल्ड वायरोड्स, सही है? तो ये पूछ रहे हैं कि वो वायरस जिनके पास आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और साथ ही साथ जो डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स हैं, तो आरएनए के वो हमारे पास कौन से वायरस होते हैं? वायरोड्स वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, राइट? एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस केमिकल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सेप्ट वाटर। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं केमिकल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, किसको? वाटर के अलावा, सही? नाउ अगला हमारे पास है नंबर 14 एमसीक्यूज, उसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट स्पेशलाइज फॉर फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, ठीक है? होस्टेरिया। In banana tree, flowers are covered by one or many large bracts called। तो यहाँ पर बनाना ट्री में वो फ्लावर्स जो कि कवर होते हैं एक या एक से ज़्यादा लार्ज जो लीव्स हैं उसके साथ साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, सही है? अगला एमसीक्यूज हमारे पास है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, सही है? इंडक्शन ऑफ फ्लावर इज रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज नोन एज। तो यहाँ पर क्या आएगा? फोटो पेरियोडिज्म, ठीक है? फोटो पेरियोडिज्म, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग हो रही है रेस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि डे और नाइट की जो उनकी ग्रोथ है उसको देखते हुए, ठीक है? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये फ्लावरिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है डबल फर्टिलाइजन, ठीक है? याद रखिएगा। अब हम आते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अच्छा, मैंने तमाम आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं जो चॉइसेस में हैं उनके भी, ठीक है? अब आपको जो याद हो आप वो अटेम्प्ट करिएगा पेपर में, लेकिन फॉर प्रिपरेशन तैयारी के लिए आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो चॉइसेस में है उसको भी अटेम्प्ट करना है, सही है? हो सकता है कि पेपर में वही सवाल आ जाए, चॉइस ना हो, सही है? तो इसलिए आपने चॉइसेस के क्वेश्चंस प्रिपरेशन के दौरान नहीं छोड़ने हैं और बोर्ड में तो ऑफ कोर्स आप छोड़ोगे क्योंकि आपको चॉइस दी जाएगी, सही है? तो पहला जो हमारे पास सवाल है उसमें पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो दोनों के हम शॉर्ट नोट को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ही है हमारे सेल के अंदर, जो कि ज्यादातर पाई जाती है मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स में। दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि दे
प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल्स है जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को बना रही होती है, जनरेट करती है ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्ड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्मूथ होता है, और इनर जो होता है वो थोड़ा फोल्डेड क्रिस्टिनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टिनी ही बोलते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो फोल्डेड क्यों होता है? ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे। अब जैसे डायग्राम में मैं बताती हूँ, देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर से कैसे होता है स्मूथ, अंदर से इसका इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों है? अंदर इस तरह की क्रिस्टलें भी मौजूद होती हैं। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बने। सही है ना। उसके बाद लिखा है विच कंटेन एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एप्टोसिस। इसके अलावा द इनर स्पेस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अच्छा, जो इनर स्पेस अभी हमने ड्रॉ की थी ना, उसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम्स हैं वो कंटेन हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स, ये तमाम जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का और माइटोकॉन्ड्रिया खुद, ये मदद दे रहा होता है रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में और एप्टोसिस में। सही है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास शॉर्ट नोट पूछा गया है वो प्लास्टिड के ऊपर पूछा गया है। प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल है। अब अगर हम प्लास्टिड की जो वो है उसको देखें, सो प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल फाउंड मेनली इन प्लांट सेल एंड सम एल्गा। प्लास्टिड बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, यानी ये भी ज्यादातर मोस्टली यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और स्पेशली इन प्लांट्स, ठीक है। प्लास्टिड बेसिकली होता क्या है? प्लास्टिड पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये कलर्स है जो हम फ्लावर में डिफरेंट कलर देखते हैं, लीव्स में कलर देखते हैं, रूट में कलर देखते हैं, ये सारे कलर इसी प्लास्टिड की वजह कर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट में होता है और कुछ अलगा में होता है। देयर आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, ये ना सिर्फ कलर फराहम करता है बल्कि ये सिंथेसिस भी करता है और स्टोरेज भी करता है फूड को। सही है। बेस्ड ऑन दियर फंक्शन, अपने फंक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो प्लास्टिड की बेसिकली तीन जो है वो टाइप होती है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। क्लोरोप्लास्ट यानी जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में ज्यादातर पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि फूड बनाना और देन स्टोर करना। क्रोमोप्लास्ट ये इम्पैक्ट करता है कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि फलों को और फूलों को रंग फराहम करता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल होता है जैसे ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल। सही है। एंड द लीकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज करता है स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स को। सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन कलर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये ट्रैप करता है लाइट को, लाइट एनर्जी को चेंज करता है इनटू केमिकल एनर्जी। सही है। नाउ प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के अपने ओन डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन और पोटेशियम इन प्लांट। अब अगर हम बात करें किसकी रोल ऑफ जो हमारे पास सिम्टम्स है, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है नाइट्रोजन और पोटेशियम के प्लांट के अंदर, कि प्लांट में ये नाइट्रोजन और पोटेशियम का क्या रोल है और क्या डिफिशिएंसी सिम्टम्स है। अगर किसी को प्लांट में कमी आ जाए नाइट्रोजन की या पोटेशियम की, तो किस तरीके की अलामतें जाहिर होती है प्लांट में। तो इसके आंसर में सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। सही है। और करके लिखा है, तो अगर आपको नाइट्रोजन याद हो पेपर में तो आप नाइट्रोजन करें, पोटेशियम याद हो पोटेशियम करें। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का अगर हम रोल देखें तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट यानी बड़ा न्यूट्रेंट है, एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड यानी जो इमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसका मेजर कंपोनेंट है। एंड आल्सो क्लोरोफिल। इट प्रोमोट वेजिटेशन ग्रोथ, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ फराहम करता है प्लांट को, स्पेशली ऑफ लीव्स, स्टेम, एंड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ओवरऑल प्लांट मेटाबॉलिज्म। सो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, कि अगर किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ रही है तो उसमें क्या क्या अलामतें जाहिर होगी। नाइट्रोजन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कॉज
स्टनिड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का रुक जाना, एंड लो येलोइंग ऑफ ऑर्डर लीव। अब ये जो ओल्डर लीव्स है, आपने देखा है जो हरे भरे पत्ते होते हैं टाइम के बाद वो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू हो जाते हैं, उनका कलर फेड होता है, येलो होते हैं, पत्ते सूखते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में, जानवरों में, एनिमल सेल में जिस तरीके से एक एज में क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, ठीक है, एजिंग की वजह कर, कोलेजन की कमी की वजह कर, सही है, उम्र जैसे जैसे होती है। तो उसी तरीके से प्लांट में भी अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है, जब प्लांट के लीव्स ओल्डर होने लगते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता येलो होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो येलो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, सही है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह कर ये सिम्टम जाहिर होते हैं। इसके साथ ही ड्यू टू द रिड्यूस क्लोरोफिल फॉर्मेंटेशन, जो क्लोरोफिल जो है वो ज्यादातर फॉर्मेट नहीं होते हैं, तो ये भी रीजन बनता है। प्लांट्स बिकम वीक, प्लांट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, विद पुअर लीफ डेवलपमेंट, लीफ के डेवलपमेंट, पत्तों की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, एंड रिड्यूस यील्ड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो प्लांट में। दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है पोटेशियम। सो पोटेशियम जो है, अगर इसका रोल देखें और इसकी डेफिशिएंसी देखें इन प्लांट, सो वेरी फर्स्ट द रोल ऑफ पोटेशियम हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिवेशन, प्लांट के अंदर एंजाइम की एक्टिवेशन को जो है वो मदद दे रहा होता है पोटेशियम, ये इसका रोल है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, एंड द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो वाटर की बैलेंस है उसको रेगुलेट करने में भी पोटेशियम मदद देता है। इट इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज को दूर रखना, रेजिस्ट करना, स्ट्रेंथ स्टीम, स्टेम को स्ट्रेंथ फराहम करना, एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा की ओपनिंग में, क्लोजिंग में बहुत ज्यादा मदद देता है पोटेशियम। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, पोटेशियम डेफिशिएंसी लीड्स टू येलोइंग एंड स्नॉर्निंग ऑफ लीव, माइग्रेन, अच्छा लीव्स को भी माइग्रेन होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, राइट, स्पेशली इन ऑर्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स, ज्यादातर जो ओल्डर लीव्स होते हैं उनमें प्लांट शो वीक स्टेम, प्लांट की जो तना होती है, जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। पुअर रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीज। अब चूंकि पोटेशियम कम काम में कि वो रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज में मदद देता है, तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज की रेजिस्टेंस में क्या होगी, कमी आ जाएगी, सही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट को डिजीज लगेंगे, अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा ना, तो फिर इससे क्या होगा, रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, स्टेम के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, सही है। तो ये थे हमारे पास रोल ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट, और साथ ही इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सही है। अगला सवाल जो हमारे पास है तीसरा, उसमें लिखा है व्हाई डू डेजर्ट प्लांट, एक सेकेंड, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। अब ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, यानी जो सहरा में आप ये कह लो कि प्लांट्स लगे होते हैं, उनके लीफ साइज जो है वो क्यों रिड्यूस होते हैं, वो रिड्यूस क्यों करते हैं अपने लीफ साइज को। So desert plants reduce their leaf size to minimize water loss. अब डेजर्ट में, सहरा में पानी की चूंकि कमी होती है, वो ज़्यादा खुश्क एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है ऐसे रीजन में कि प्लांट को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो अपनी जो लीफ के साइज होते हैं, पत्तों के जो साइज होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये उनको बेसिकली मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सब करते हैं ताकि कम से कम पानी का लॉस हो, वाटर लॉस कम हो, सही है। स्मॉलर लीव्स हैव लेस सरफेस एरिया, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, उनके पास कम सरफेस एरिया होता है, विच रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, जब कम होगा तो उसमें ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, जितना साइज होगा उतनी ही ट्रांसपायरेशन होगी। दिस हेल्प द प्लांट कंजर्व वाटर इन ड्राई हॉट डेजर्ट कंडीशन वेयर वाटर इज स्कार। तो इसमें क्या होता है कि जब कम पानी की ट्रांसपायरेशन होती है, पानी का लूज कम होता है, तो पानी अपने आप को क्या करते हैं, कंजर्व करने में, सेव करने में आसानी होती है, ताकि वो बाद में ड्राई या हॉट एरिया में, हॉट कंडीशन में, हॉट इन्वायरमेंट में क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, सही है। तो ये रीजन है। अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन फोस्फोराइलेशन एंड इट्स टाइप। फोस्फोराइलेशन अक्सर शॉर्ट नोट के लिहाज से भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले फोस्फोराइलेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। फोस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल, यूजुअली एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, टू फॉर्म एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म।
फोस्फोराइलेशन एक ऐसा अमल है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही हो रहा होता है, जब बेसिकली हमें किसी मॉलिक्यूल में ऐड करना होता है। इस प्रोसेस में एडिशन होती है फॉस्फेट ग्रुप की, सही है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप इसलिए ऐड होता है ताकि एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी मॉलिक्यूल बनाया जा सके, ठीक है। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एडेनोसिन के दो फॉस्फेट, डाई मतलब दो, दो फॉस्फेट ग्रुप, और एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट यानी कि तीन ग्रुप। तो यहाँ पे एक इजाफी फॉस्फेट ग्रुप लगा है और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे फोस्फोराइलेशन, सही है। फोस्फोराइलेशन की टाइप्स भी बतानी है, तो यहाँ पे तीन टाइप बताई गई है फोस्फोराइलेशन की। ये मेजर और इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है फोटोफोस्फोराइलेशन, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यूजिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइरेशन का मतलब वही हो गया यानी फोस्फोराइलेशन, जो कि एडिशन होगी फॉस्फेट ग्रुप की, राइट। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो इसे हम कहेंगे फोटोफोस्फोराइलेशन। दूसरी हमारे पास टाइप है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सेल्युलर एस्पिरेशन यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड माइटोकॉन्ड्रिया में जब होगा तो यहाँ पे सेल्युलर एस्पिरेशन में एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एटीपी को बनाया जाए, तो हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी फूड की माइटोकॉन्ड्रिया में, सही है। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एडीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो अगला सवाल दिया गया है वो अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल। वहीं पांचवा सवाल, अब यहाँ पे दो रीजनिंग सवाल दिए गए हैं। पहला में पूछा गया है कि किस तरीके से वायरस सर्वाइव करता है इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर। So the virus survive inside the host cell by entering the cell and using its machinery for their own production, reproduction। अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली होस्ट सेल की जो मशीनरी, आप ये कह लो कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है या उनकी जो मशीनरी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करता है वायरसेस, सही है। जैसे अगर किसी बंदे को वायरस लगा है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरस उसकी बॉडी में क्या करेगा, एज अ लिविंग सेल बिहेव करेगा और उसकी तमाम मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को यूज करेगा अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, सही है। सिंस वायरसेस लैक देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, वायरसेस के पास बहुत कम ही अपने मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं। दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट सेल। तो ये कंप्लीटली होस्ट सेल के एंजाइम्स में, राइबोसोम्स में, एनर्जी में और वायरल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में डिपेंड कर रहे होते हैं। इनसाइड द होस्ट सेल द वायरस रिप्लिकेट्स एंड असेंबल्स न्यू वायरस पार्टिकल्स अलाउइंग इट टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई। अब जब एक वायरस एक सेल के अंदर होता है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो या किसी भी होस्ट सेल के अंदर हो, तो एक वायरस क्या करता है, अपने आप को रिप्रोडक्ट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने ही जैसे सेल्स को, अपने ही अपने वायरल पार्टिकल्स को, वायरस पार्टिकल्स को बना रहा होता है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना वायरस फैल रहा है, तो ये इसीलिए ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके होस्ट सेल में, सही है। अच्छा, अगला सवाल दिया है इसी 5वें सवाल में चॉइसेस में अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडिकल सैक। तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइडिकल सैक क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडिकल सैक, दे कंटेन पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है, स्पेशली जो हमारे पास लाइसोसोम्स में एक एंजाइम है जिसका नाम है पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये जो पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट को। व्हेन अ सेल इज डैमेज और ओल्ड, जब सेल बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो ये एंजाइम्स बेसिकली अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, सही है। द लाइसोसेल मेमोरी, जो लाइसोसोमल मेमोरी है, ये क्या करती है, ये बेसिकली रिलीज करती है इस एंजाइम्स को ताकि ये कॉजिंग कर सके सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सेल ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब ये होता है, लाइसिस मतलब के डाइजेस्ट करना और ऑटो मतलब तोड़ना, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और ऑटो मतलब अपने ही आप, सेल्फ, सेल्फ ये डाइजेशन करता है। दिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, हेंस लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडिकल सैक। तो इसीलिए इसको सुसाइडिकल सैक कहा जाता है, यानी कैसी झिल्ली, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेसिकली
अल्लाह ताला ने इसको ऐसे एंजाइम्स रखे हैं सेल्स के अंदर जो कि अपने ही आप को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है? यानी कि जब वो सेल्स डैमेज होगा, जब वो सेल डेड हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो सेल जितना देर रहेगा वो मज़ीद सेल को भी डैमेज करेगा। तो अल्लाह ने इस एंजाइम को इसीलिए रखा है ताकि ये अपने जो डेड सेल है, डैमेज सेल है उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको खत्म कर सके, सही है? इसीलिए उसको सुसाइडिकल सेक कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, और वो क्यों होता है, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। अगला सवाल है हमारे पास, छठा सवाल है जिसमें पूछा गया है बेसिकली व्हाट आर द फंडामेंटल एडेप्शन ऑफ वेसिकुलर प्लांट फॉर लैंड हैबिटेट। वेसिकुलर प्लांट का फंडामेंटल एडेप्शंस बताना है लैंड हैबिटेट के लिए। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी एडेप्शंस ऑफ वेसिकुलर प्लांट फॉर लैंड। तो यहाँ पे कुछ एडेप्शंस हैं जैसे रूट, एंकर रूट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, स्टेम एंड लीव्स, सपोर्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस efficiently, cuticle and stomata. Cuticle reduce water loss and stomata regulate gas exchange. वेसिकुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड। अच्छा, इसके बाद है लेगिफाइन सपोर्टिव टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट क्रिएटिविटी। ठीक है, अब ये ग्रेविटी, ये जो अडेप्शंस हैं ये वेसिकुलर प्लांट्स में होते हैं, वेसिकुलर प्लांट ताकि वो लैंड के हैबिटेट में सही से सरवाइव कर सके, सही है। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, एक और हैबिटेट भी लिखा है, एडेप्शन लिखा है, वो है रिप्रोडक्टिव एडेप्शन। ये सीड और पोर्स को अलाउ करता है सर्वाइवल और डिस्पर्जल, ताकि वो विदाउट वाटर क्या कर सके, रिप्रोडक्ट कर सके। और करके एक और सवाल दिया गया है, हाउ इज पायोरेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। तो जो हमारे पास पायोरेट है ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू एसिटाइल को ए यानी कि कोएंजाइम में। अब कन्वर्जन ऑफ पायोरेट अगर हम देखें तो इसका लिखा है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायोरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायोरेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल दाखिल हो जाएंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, वहीं पर जहाँ पे एटीपी जनरेट होती है। ईच पायोरेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव, जो हमारे पास डी कार्बोलाइजेशन है, ये जो है कैटालाइज्ड करता है बाय द पायोरेट, ताकि जो ये पायोरेट है ये क्या हो सके, डिहाइड्रोक्स कॉम्प्लेक्स, सही है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन अपनी शुरू करेगा एंड देन कन्वर्ट करेगा पायरेट को इनटू एसिटाइल कोए में। ये आपने कंप्लीट डिस्कशन की है, पढ़ा है क्राफ्ट साइकिल्स में, राइट। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रोसेस को डिफाइन भी किया गया है किस तरीके से, जैसे 1 कार्बन इज रिमूव्ड एज CO2, NAD plus is reduced to NADH plus HIN. The remaining 2 carbon fragment combined with coenzyme A to form acetyl CoA. सही है, क्लियर हो गया। यानी को एंजाइम्स में ये कंबाइन होंगे ए टू फॉर्म करेंगे एसिटाइल कोए को, सही है। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिखिए कि एसिटाइल कोए देन इंटर द क्रैब साइकिल फॉर द फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन, सही है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की जिसमें लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया के दरमियान आपने डिफरेंस क्रिएट करना है। So the very first anaerobic bacteria और aerobic bacteria, aerobic bacteria required oxygen, यानी aerobic bacteria में जो है ना वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। anaerobic which means जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो do not require oxygen, right। अच्छा, हाई एनर्जी यानी मोर एटीपी एंड एनएरोबिक में आएगी लो एनर्जी यानी लेस एटीपी। अब इससे क्या मुराद है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो बेसिकली हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया चूंकि इनके पास ऑक्सीजन पर होता है, तो जब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेक डाउन होती है तो ग्लाइकोलाइसिस को ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें से जो बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है यानी जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीटली। तो जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो हाई एनर्जी यानी कि ज्यादा से ज्यादा एटीपी जनरेट होगी, ठीक है, इसीलिए इसको हाई एनर्जी कहते हैं। और इसी के बिल्कुल अपोजिट लो एनर्जी यानी कि जब एटीपी बहुत ज्यादा लेस जनरेट होगी यानी कम जनरेट होगी। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर लेस एटीपी क्यों जनरेट हो रही है। तो लेस एटीपी इसीलिए जनरेट हो रही है क्योंकि जब जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा बल्कि पार्शियली ब्रेक डाउन होगा।
तो जब पार्शियली ब्रेक डाउन होगा तो ऐसे नतीजे में जो एटीपी है वो कम जनरेट होगी, लेस जनरेट होगी, इसीलिए हम इसको लो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी क्यों लिखा है समझ आ गया? क्योंकि हाई एनर्जी विच मीन्स मोर एटीपी जनरेटेड, और लेस एनर्जी यानी कि लो एनर्जी लेस एटीपी जनरेटेड, सही है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो ग्लूकोज कंप्लीटली जो है वो क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन नहीं होगा, पार्शियली होगा, राइट। अगला हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज हैबिटेट एरोबिक एनवायरनमेंट। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज्यादातर एरोबिक एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उनका हैबिटेट है एनाएरोबिक एनवायरनमेंट, जैसे कि डीप सॉइल या इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और लेस एटीपी को जनरेट करते हैं, सही है। एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे इकोली बैक्टीरिया और बैक्टीरियोटाइड्स यहाँ पर है एनाएरोबिक बैक्टीरिया में, सही है। अगला सवाल आता है जो हमारे पास है, अच्छा अगला सवाल में भी चॉइस है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है। और इस सवाल में पूछा गया है बेसिकली कुछ जो हमारे पास बॉटनिकल नेम है प्लांट्स के या आप ये कह लो स्पेशीज के, उनके जो बॉटनिकल नेम है वो बताने हैं, सही है। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, कोई 2 बताने हैं, तो मैंने चारों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। ये वाला सवाल तो लाजमी आता है, अब ये चॉइस में आ जाए या विदाउट चॉइस आ जाए, तो आपने लाजमन बॉटनिकल नेम स्पेशीज के याद करके जाने हैं। अब कौन-कौन से स्पेशी की करें, यहाँ पे तो बहुत सारे स्पेशी हमारे पास हैं। तो जो आपके पास वो है पास्ट पेपर में से जो मोस्टली रिपीटेड है उनमें से एटलीस्ट 10 आपने बॉटनिकल नेम याद करने हैं। वैसे पेपर में सिर्फ 2 करने होते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा 10 एटलीस्ट आप याद कर लो जो मोस्टली रिपीटेड है, जैसे रोज, ठीक है, जैसे राइस, ठीक है, जैसे मैको, ये कुछ होते हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं, तो उन्हीं में से आते हैं, सही है। मॉडल पेपर की भी एक बार देख लेना। अगला सवाल है हमारे पास नंबर 8 में, व्हाई इज प्रोटिस्टा नॉट कंसीडर अ मोनोफिलेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोक्टस होता है या प्रोक्टिस्टा जो ग्रुप है, प्रोक्टिस्टा बेसिकली क्यों नहीं कंसीडर किया जाता मोनोफाइलेटिक ग्रुप में? रीजनिंग सवाल है, इसके आंसर को देखते हैं। प्रोटिस्टा जो हमारे पास है ये नॉट मोनोफिलेटिक ग्रुप में है बिकॉज इट इंक्लूड वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गा, प्रोटोजुआ, स्लाइम, मोल्ड। दे डू नॉट ऑल डेंस फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। बेसिकली जो प्रोटिस्टा होते हैं ये किसी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह अगर इसको जो हमारे पास आप ये कह लो पैराफिलाइटिक ग्रुप है या मोनोपैराफिलाइटिक ग्रुप है उनमें नहीं रखा जाता, ठीक है। इट कंटेन ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। इट इज कॉल्ड माइलीस ग्रुप ऑफ यूकेरियोट। अब ये जो मिसलीशियस ग्रुप है, ठीक है, या माइलेशियस ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली क्यों होता है क्योंकि उसमें मैनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। मैनी ग्रुप जो है रिलेटेड ये मिल रहे होते हैं, इसलिए उसको बेसिकली मोनोफिलेटिक ग्रुप में नहीं रखा गया। मोनोफिलेटिक से क्या मुराद है? एक ग्रुप ऐसा जो सिंगल कॉमन इंसेस्टर से निकल आ रहा हो, ठीक है। बट इसके पास एक डेंस कोई आप ये कह लो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो सिंगल कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हो, इनके पास मेनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल रहे होते हैं यूकेरियोटिक से, सही है। इसलिए इसको मोनोफिलेटिक ग्रुप में नहीं रखा गया। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस? आरएनए वायरस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव सेंस यानी कि आरएनए वायरस, द वायरल आरएनए एक्ट लाइक अ एमआरएनए, इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट राइबोसोम्स इनटू अ वायरल प्रोटीन। एग्जांपल में हमारे पास है पोलियो वायरस या कोरोना वायरस, तो ये पॉजिटिव हमारे पास है, अपने पॉजिटिव शो हो रहा है व्हिच मींस कोरोना वायरस है। तो ये बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव आरएनए जो सेंस है ये क्या है? तो बेसिकली पॉजिटिव सेंस से मुराद ये है कि वो तमाम वायरल आरएनए जो एक्ट करते हैं लाइक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की तरह, सही है। यानी कि जो डायरेक्टली ट्रांसलेटेड होंगे होस्ट राइबोसोम से इनटू वायरल प्रोटीन में, सही है। तो एग्जांपल में आपके पास बेस्ट एग्जांपल है पोलियो वायरस की या कोरोना वायरस की। नेगेटिव सेंसेस की बात करें अगर हम, तो नेगेटिव सेंस यानी आरएनए वायरस, द वायरल आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए, यानी ये कंप्लीटली नहीं होगा, एक्ट नहीं करेगा लाइक, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड, फर्स्ट इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव सेंस आरएनए बाय आरएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमर्स, ठीक है। अब ये पॉलीमराइज जो है पॉलीमर्स है उसकी मदद से होंगे, सही है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, राइबेज वायरस, सही है।
अगला सवाल है राइट एनी फोर कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल्स बताना है किसका, हार्मफुल बैक्टीरिया का। ये सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया या वायरस को हम लोग कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, अगर वो फैल रहा है तो उसे कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। सो वेरी फर्स्ट, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, केमिकल दैट किल और स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से। स्टेरलाइजेशन यानी किलिंग बैक्टीरिया बाय हीट, केमिकल और रेडिएशन। वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर हाइजीन, पर जो सैनिटाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, हाइजीन है, इसकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर यूज एंटीबायोटिक का, जैसे हमने देखा, वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम अद्वियात जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करें या किल करें। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स को यूज करके बैक्टीरिया को किल किया जाता है, रेडिएशन के थ्रू, हीट के थ्रू। वैक्सीनेशन यानी कि बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बाय स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी, वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन और जो हमारे पास सैनिटेशन है, यानी कीपिंग फूड, वाटर एंड सराउंडिंग क्लीन टू रिड्यूस बैक्टीरियल स्प्रेड। सही है, हाइजीन का ख्याल रखना, और इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन होता है, यानी इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रॉपर बैक्टीरिया को जो है वो किल किया जा सके और साथ ही साथ उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये कुछ कंट्रोल्स है हार्मफुल बैक्टीरिया से बचने के लिए, ठीक है। सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना। अच्छा, आगे हमारे पास अगला सवाल है, हाउ डू प्लांट कॉपी द लो टेम्परेचर। प्लांट्स कॉपी द लो टेम्परेचर, यानी प्लांट एडेप्शन टू लो टेम्परेचर। प्लांट की वो तमाम एडेप्शन लो टेम्परेचर्स में जो प्लांट अप्लाई करते हैं, यानी अपने आप को वाटर लॉस बचाने के लिए और हॉट इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो सबसे पहला एडेप्शन हमारे पास जो लिखा है वो है एंटी फ्रीज कंपाउंड। Some plant produce soluble sugar and protein that prevent ice formation in cell। तो सेल के अंदर आइस की फॉर्मेशन करना उसको एंटीफ्रीज कंपाउंड कहते हैं। तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सॉल्युबल शुगर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आइस फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर, ताकि हॉट इन्वायरमेंट में प्लांट इजीली सर्वाइव कर सके। इसके अलावा ड्रॉपेंसी, यानी कि मैनी प्लांट शीड लीव्स और स्टॉप ग्रोथ फॉर सर्वाइव विंट टू सर्वाइव विंटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थिक क्यूटिकल वैक्स लीव रिड्यूस वाटर लॉस इन कोल्ड ड्राई कंडीशन। सही है। लो ग्रोइंग और हाई हेयरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट एंड चिलिंग। सही है। अच्छा, ये एडेप्शन लो टेम्परेचर, यानी कि जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो, सर्दी हो, तो लो टेम्परेचर की एडेप्शन है। लो टेम्परेचर के लिए किस तरह अडेप्ट करेंगे। सही है। सेक्शन सी में आ जाते हैं, यानी डिटेल आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सबसे पहला जो हमें सवाल दिया गया है वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद लेबल डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन लिविंग फ्लेक्सिबल बाउंड्री है सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट सेपरेट द इंटरनल कंटेंट of the cell from the external environment and control the movement of substance into in and out of the cell। सो वेरी प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जैसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये वो मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी सेल के एतराफ होती है, सराउंड होती है, ताकि वो सेल को प्रोटेक्शन फराहम कर सके, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल जो ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या कर सके, सेव कर सके। ये एक लाइन, ये एक बाउंड्री नुमा स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है इंटरनल कॉन्टेक्ट को किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सही है। साथ में मूवमेंट भी क्रिएट करता है सब्सटेंस के इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, अंदर बाहर सेल की जो बेसिकली मूवमेंट है या कन्वर्जन है, उन सारी चीजों को देख रहा होता है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर एक मॉडल भी दिया गया था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मॉसिक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन 1972, राइट। तो सबसे पहले इस मॉडल में बताया गया था फोस्फोलिपिड की बाय लेयर के बारे में, कि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको जो पहला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो है फोस्फोलिपिड की बाय लेयर, यानी कि मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड अरेंज इन टू लेयर। ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेयर्स होती है, दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर बाहर जो लेयर होती है वो बाइलिपिड की होती है, फोस्फोलिपिड, ठीक है। ईच फोस्फोलिपिड हैज, अब एक फोस्फोलिपिड के पास होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग हेड, और हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग टेल। सही है। अब ये जो हेड होता है ये फेसेस करता है आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर
लविंग होता है यानी हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा, और जो इनसाइड जो टेल हो रही होती है वो इनसाइड जो टेल होती है वो फेसेस करती है इनवर्ड। ठीक है, दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ बाइलेयर। इसके अलावा कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल सेल की एक्टिविटी के ऊपर। सो वेरी फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी से मुराद ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, तो ये अलाउ करेगा सम सब्सटेंस को, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, टू पास फ्रीली व्हाइल रेजिस्टिंग अदर। इसके अलावा बाकी को रोकेगा, चेक करेगा कि हमारे सेल को ज़रूरत है, नहीं है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिकली पास गेट है। सही है? तो ये गेट गेट कीपर है, देखिएगा किस चीज़ों को अंदर लाना है, किस चीज़ों को बाहर निकालना है सेल से। सही है? दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकर बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन हो या लो से हाई कंसंट्रेशन हो या सेमी परमेबल हो, जिस तरीके से भी हो, बाय द हेल्प ऑफ दीज जो हमारे पास मूवमेंट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स हैं उनके ज़रिए होती है। अब किसी भी मिनरल्स की, मटेरियल्स की या सब्सटेंस की जो मूवमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, वो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ही होगा। सही? नाउ प्रोटेक्शन एंड शेप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन कि वो प्रोटेक्शन फराहम करता है और शेप फराहम करता है सेल्स को। सही है? प्रोटेक्ट इंटरनल सेल कंटेंट और साथ ही हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। इसके अलावा सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, यानी हेल्प करता है सेल रिकॉग्नाइज में ईच अदर इम्पॉर्टेंट इन इम्यून रिस्पॉन्स। सही है? तो ये थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। अगर हम इनकी कंक्लूजन की बात करें यानी ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, सो द कंक्लूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनामिक लिविंग स्ट्रक्चर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल को सर्वाइव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत ज़रूरत होती है। इस इट्स फ्लूइड मॉसिक स्ट्रक्चर, जो फ्लूइड मॉसिक स्ट्रक्चर है, अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सही है? अब अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो ये है इसकी डायग्राम, बहुत आसान सी डायग्राम मैंने रखी है, तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सही है? अब देखो डायग्राम की लेबलिंग में देखो, ये जो है बेसिकली ये इसके हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ये जो टेल नुमा स्ट्रक्चर है ना, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास बेसिकली ये जो टेल नुमा स्ट्रक्चर है इसका, ये टेल नुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। सही है? ये हाइड्रोफोबिक है यानी ये नॉट वाटर लविंग है। सही है? हाइड्रोफिलिक टेल जो होता है वो बेसिकली ये जो बड़े-बड़े सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं। ये हाइड्रोफिलिक टेल्स मदद देते हैं इसको, और ये हाइड्रोफिलिक टेल वाटर लविंग होते हैं। ठीक है? अब ये एक्सटर्नल सरफेस, ऊपर वाली मेम्ब्रेन एक्सटर्नल सरफेस होती है, फॉस्फोबाइलिपिड की है दोनों। सही है? अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इंटरनल सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन नीचे वाली है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन है। सही है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जा रहे होते हैं। सही है? तो ये बेसिकली है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम। ठीक है? अच्छा, अगला हमारे पास जो लॉन्ग सवाल है वो हमारे पास है बैक्टीरिया, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद द लेबल डायग्राम। तो बैक्टीरिया उसका स्ट्रक्चर आपने बताना है और लेबल डायग्राम भी बतानी है। सबसे पहले बैक्टीरिया के डेफिनेशन में, बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये पाए जाते हैं हर जगह, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होता है, स्ट्रक्चर ही सिंपल होंगे, यानी कि ज़्यादा मेम्ब्रेन बॉन्डेड तो होते नहीं है, तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फॉर कन्वीनियंस इट स्ट्रक्चर कैन बी स्टडी अंडर द फॉलोइंग 4 मेन हेडिंग। तो हम 4 मेन हेडिंग की मदद से इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका होता है सेल इन्वेलप का, यानी सेल इन्वेलप फॉर्म्स द आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब सेल इन्वेलप के भी अपने 3 लेयर हैं। ठीक है? ग्लाइकोलिक्स, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन है। दूसरे जो स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है जेली लाइक सब्सटेंस है जो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं और मजीद कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मेटाबॉडीज हो गए, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज हो गए, सही, राइबोसोम्स हो गया। अब
जेनेटिक मटेरियल्स यानी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बैक्टीरिया लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के पास अपना कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डीएनए प्रेजेंट करते हैं, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, ये इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन की, नॉट इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर इन मेम्ब्रेन, सही है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स में ये कंट्रोल करते हैं बाकी सेलुलर एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन को। क्योंकि देखो, एनिमल सेल में या यूक्रियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि सेल की एक्टिविटी को देखता है। जबकि प्लांट के अंदर जो माइटोबैक्टीरिया है यानी कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होते, तो इसलिए जो इनकी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो बेसिकली सेलुलर एक्टिविटीज को कवर कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती है, सही है। तो अगर आपसे कहीं एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि बेसिकली बैक्टीरिया में तो प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो सेल बॉडी को, सेलुलर एक्टिविटी को, रिप्रोडक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियोटाइड कवर कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मजीद अदर स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम्स है, मीसोसोम्स है, फ्लैजिला है, प्ली है, फेब्रेज है, इल्यूजन बॉडीज है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि जो बेसिकली बैक्टीरियल सेल है थ्रो सिंपल हाईली efficient, its structure imbalance it to survive in extreme environments and perform all life functions independently। तो कंक्लूजन में कि बैक्टीरिया भले बहुत ही सिंपल सेल से मिलके बने, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ये अपनी जो सेल की एक्टिविटीज है वो हाईली एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, सही। अच्छा, डायग्राम देख लो इसकी, ये साइनोबैक्टीरिया की एक डायग्राम है जिसमें इन डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है बैक्टीरिया का। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल विद द डायग्राम। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी C3 कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आते हैं, लिखा है the light independent reaction is the phase of photosynthesis in carbon dioxide is fixed and reduced to carbohydrates during ATP and NADPH produced during the light reaction। लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें बेसिकली जो हमारे पास फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं, रिड्यूस होते हैं और कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करके बनाई जाती है एटीपी यानी डीपीएच ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये बेसिकली इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म इन अ 3 कार्बन कंपाउंड 3 फोस्फोराइलेशन लाइरेसिक एसिड। तो इसलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। 3 कार्बन की अमाउंट है, 3 जो फॉस्फो हमारे पास ग्लाइसरिक एसिड है, तो इस वजह कर, ठीक है, इसको C3 साइकिल कहते हैं। ना, अगर इसके साइट की बात करें कि लाइट इंडिपेंडेंट किस जगह पर होता है, किस रीजन में होता है, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको डिस्कवर किया था बाय मेल्विन कैल्विन ने। तो मेल्विन कैल्विन जो है उनकी नाम के ऊपर इसको कैल्विन साइकिल भी इसलिए कहा जाता है। ये एक साइक्लिक मैनर पे होता है, यानी जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म होगा, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट यानी लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट कहा जाता है। इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। C3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन की फिक्सेशन होती है, 3 फोस्फोग्लाइरेसिक एसिड होता है, तो 3 की अमाउंट होती है, इसलिए इसको 3 साइकिल कहते हैं। और कैल्विन साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने, राइट। डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली, लाइट डायरेक्टली जरूरत नहीं होती, लाइट की, लाइट डायरेक्टली दरकार नहीं होता, इसलिए डार्क रिएक्शन कहते हैं। बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लेकिन लाइट रिएक्शन से जो हासिल होने वाले प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे NADPH और ATP, ठीक है। तो इसी ATP और NADPH को इस्तेमाल करके लाइट इंडिपेंडेंट यानी कैल्विन साइकिल परफॉर्म होगा। तो लाइट के ऊपर डायरेक्टली रिक्वायर नहीं होता, यानी सनलाइट की मौजूदगी होगी नहीं होगी उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लाइट रिएक्शन जो हुआ है उससे जो प्रोडक्ट मिले हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो स्टेप ऑफ C3 साइकिल यानी कैल्विन साइकिल अकर करता है 3 मेन फेजेस पे, जिसमें पहला नाम आता है कार्बोराइलेशन। बस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, ठीक है, जो हमारे पास इसको एंजाइम्स भी हैं और कुछ डिफरेंट एंजाइम्स की जो कैटेलाइज्ड होंगे रिएक्शंस में अनस्टेबल 6 कार्बन में, ये इमीडिएटली ब्रेक होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड में, 3 GA में, सही है। अब इसका इक्वेशन देख लो, इक्वेशन याद कर लोगे तो समझना आसान होगा। इसी को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। फिर उसके बाद आता है रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर केल्विन साइकिल की डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सही है? काफ़ी ईज़ी सी और आसान सी अच्छी डायग्राम है। अगला सवाल हमारे पास है तमाम हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स के हार्मोन्स होते हैं ना, डिफरेंट हार्मोन्स ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट के भी डिफरेंट हार्मोन्स और ग्लैंड होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आते हैं और फिर मैं आपको नाम दिखा दूंगी। डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है फोटो जो हार्मोन्स हैं आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट इन प्लांट दैट रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड psychological activity. They are synthesized in one part of the plant and transported to another. ये एक पार्ट में बनेगा, सिंथेसिस होगा, फिर अदर में ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ठीक है? ट्रांसपोर्ट होगा अदर पार्ट में वेयर दे एक्सक्रीट एंड देयर इफेक्ट, जहाँ पर उसका इफेक्ट की ज़रूरत होगी। टाइप्स ऑफ अगर हम फाइटोप्रोटीन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, देयर रोल्स की बात करें, तो ये बेसिकली मेनली डिवाइडेड होते हैं 5 मेजर ग्रुप में, सही है? अब यहाँ पर पाँचों हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनके नाम हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं और रोल फंक्शन भी है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है दैट इज डिस्क्राइब द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ फेरन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। फेरन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम देख लो पहले, फिर हम इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो है ना वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स गैम्नोफेट जो होता है यानी यंग, जो बेसिकली आप ये कह लो कि हमारे पास हैप्लॉइड के सेल्स हैं। फिर उसके बाद मेल स्पर्म है और एग हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज आएगी, देन जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद इसकी रूट की फॉर्मेशन होगी, स्टेम्स की फॉर्मेशन होगी, तो ये एक साइकिल मैनर में होगा, ठीक है? हैप्लॉइड सेल हैं, फिर डिप्लॉइड सेल हैं, इस तरीके से। अब इनकी थोड़ी हेडिंग्स पे अगर हम आए, तो जो हमारे पास लाइफ साइकिल्स ऑफ फेरन है, कहाँ चला गया? ये रहा जी। तो देखिए, सबसे पहले फेरन शो जो हमारे पास हैप्लॉइड जो लाइफ साइकिल है इन विच टू इंडिपेंडेंट जनरेशंस अल्टरनेट विच ईच अदर। तो यहाँ पर गैमेटो जो फाइट है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है? जनरेशन 2n है और जनरेशन n है, ठीक है? अब यहाँ पर मेल और फीमेल जो आप ये कह लो, यहाँ पे जो गैमेट्स हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू जो स्पेरोफाइट है, देन कंक्लूजन द लाइफ साइकिल ऑफ फेरन इज जो हमारे पास शोइंग अ क्लियर अल्टरनेटिव बिटवीन अ डोमेंट जो फेज है इन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ये बोथ जनरेशन जो होते हैं ना, एक चीज याद रखना, बोथ जनरेशन मल्टी सेलुलर एंड फ्री लिविंग है, ठीक है? जो कि विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फेरन, जो कि आगे फर्दर जो अपने फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जाहिर करेंगे, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो रिप्रोडक्टिव जनरेशन होगी, यानी कि वन ऑफ स्प्रिंग टू अनदर, ठीक है? तो वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जाहिर हों, इसीलिए, सही है? तो ये तमाम डेवलपमेंटल स्टेज में ही होता है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये था हमारे पास मॉडल पेपर के तमाम डिटेल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इस मॉडल पेपर से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।